हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विजय गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम बी एड सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस 3, इसमें हम एक नया टॉपिक लेकर के आए, दैट इज फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्या कैलकुलेट करना है, कोलैप्स लोड। ठीक है, तो बट फ्रेम एनालिसिस पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं और कितने टाइप के मैकेनिज्म जनरेट हो सकते हैं और कहाँ पे जनरेट होंगे वो मैकेनिज्म। तो देखो, आपका 4 टाइप का मैकेनिज्म होता है। पहला होता है आपका बीम मैकेनिज्म, दूसरा होता है आपका स्वे मैकेनिज्म, तीसरा होता है आपका गेबल, चौथा होता है आपका जॉइंट मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बीम मैकेनिज्म और स्वे मैकेनिज्म आता है। गेबल और जॉइंट फिलहाल अभी आपके केस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बीम मैकेनिज्म से और स्वे मैकेनिज्म से। ठीक है, तो इन्हीं को यूज करके हमको क्या बनाना है, कोलैप्स लोड कैलकुलेट करना है एक किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब बीम मैकेनिज्म जनरेट कहाँ कहाँ पे हो सकता है? आपका बीम मैकेनिज्म जो जनरेट हो सकता है वो हो सकता है आपके बीम पे। नाम तो समझ में आ रहा है, बीम मैकेनिज्म ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड के पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ पे W1 किलोमीटर का एक लोड लगा हुआ है। इस लोड के कारण हो सकता है क्या कोई मैकेनिज्म जनरेट हो जाए, अभी प्लास्टिक जनरेट हो जाए। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है, स्वे मैकेनिज्म। स्वे क्यों आएगा? स्वे आता है जनरली जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो इस फ्रेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हो सकता है, वेट फोर्स भी हो सकता है और कोई फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके कारण हो सकता है इस फ्रेम में कोई साइडवेज मूवमेंट हो। ये ऐसा फ्रेम है जैसे कभी साइडवेज हो गया, कुछ डिफ्रैक्शन आ रहा है, ये होता है आपका स्वे। ठीक है, ये होता है स्वे। इसी तरह स्वे मैकेनिज्म आपका जनरेट होगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंप्यूट द कोलैप्स लोड। क्या बोल रहा है, कंप्यूट द कोलैप्स लोड फॉर ए गिवन पीरियड। ठीक है, जहां पे मैंने आई को क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, बी से डी का जो लेंथ है कितना है, एल है। सेंटर पे लोड लग रहा है, दैट इज W1 किलोमीटर। L/2 डिस्टेंस पे जो कॉलम की जो लेंथ है हमारा कितना है, L/2 कंसीडर किए हुए। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E है। ठीक है, अब E पॉइंट क्या है, बेसिकली आपका हिंज सपोर्ट, हिंज कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हिंज सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली क्या है, आपका मैकेनिकल हिंज है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी मैकेनिकल हिंज अगर आपको क्वेश्चन में दे तो उस मैकेनिकल हिंज में कभी भी प्लास्टिक हिंज आपका जनरेट नहीं होगा। ठीक है, कहाँ जनरेट होगा, हमेशा फिक्स्ड हिंज पे जनरेट होगा, अंडर भी हो सकता है, जॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मेथड। सबसे पहले हमको स्टेप 1 में क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, मतलब कि आपका मैकेनिज्म कहाँ पे फॉर्म हो सकता है ना। देन उसको क्या करना है, हमको कंबाइंड मैकेनिज्म बनाना है। उस दोनों में जब हमको मान लो बीम मैकेनिज्म और स्वे मैकेनिज्म हमको मिल गया, उसको फिर हमको क्या करना है, कंबाइंड मैकेनिज्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो लोकेशन फाइंड आउट करेंगे जहां जहां पे आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट हो सकता है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, जहां जहां पे आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट हो सकता है। इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल N से। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल N क्या बोल रहा हूं, पॉसिबल लोकेशन वेयर प्लास्टिक हिंज कैन फॉर्म। तो कहां कहां पे हमें प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकता है, सबसे पहले ये देखते हैं। एक तो आपको पॉइंट ए पे कंसीडर होगा प्लास्टिक हिंज, क्यों, क्योंकि यहां पे आपका फिक्स्ड हिंज है। दूसरा आपका हो सकता है इस बी पॉइंट पे। तीसरा हो सकता है आपका अंडर द लोड सी पॉइंट पे एंड इस डी पॉइंट पे। ठीक है, बट ई पॉइंट पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये मैकेनिकल हिंज है और मैकेनिकल हिंज में आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट नहीं होगा। ठीक, तो हमारा जो एन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 4, 1 2 3 4, तो मैंने यहां लिखा 4। ठीक, अब इसके बाद ठीक है, तो चलो अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरवेंसी। ठीक है, मतलब कि स्मॉल आर से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। तो डी ऑफ क्या होगा, रिएक्शन कितना देते हैं यहाँ पे 3 रिएक्शन और यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा, 2। तो कितना हो गया आपका ये 5 टोटल। यहाँ पे 3 रिएक्शन, एक वर्टिकल आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल से आ रहा है और एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। दूसरा है आपका यहाँ पे एक वर्टिकल सपोर्ट और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के कारण यहाँ पे होगा। टोटल कितने नंबर ऑफ रिएक्शन हो गए, 5। ठीक है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मूवमेंट। एक यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यहाँ पे 2। तो 3 + 2 कितना हो गया आपका 5। तो यहाँ पे आपका आ गया 5। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्वेशन कितना हमारे पास सॉल्व करने के लिए 3। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरवेंसी कितना आ रहा है 2।
मतलब कि स्मॉल आर की वैल्यू वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 2। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितने टाइप के मैकेनिज्म जनरेट हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो आएगा, एक तो बीम मैकेनिज्म आएगा, दूसरा स्वे मैकेनिज्म आएगा। अब ये कैसे पता देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म दैट इज एन। और ये नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग को, जब हम लोग को पॉसिबल लोकेशन पता है किसका, प्लास्टिक हिंज का, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ स्टडी से माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 2, मतलब कि यहाँ पे एक तो बीम पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से यहाँ पे बीम मैकेनिज्म जनरेट होगा, और ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से इस कॉलम पे क्या होगा, इस फ्रेम पे पूरा आपका स्वे आएगा, ठीक है। तो स्वे मैकेनिज्म जनरेट होगा, ठीक है। और इन दोनों को हेल्प से हमको क्या करना है, कंबाइंड मैकेनिज्म फॉर्म करना है। तो ये था आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है, देखो स्टेप 2 में हमको क्या करना है, इस फिगर को कंसीडर करते हुए, ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बीम मैकेनिज्म। क्या कैलकुलेट करेंगे, बीम मैकेनिज्म, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बीम को कंसीडर करना पड़ेगा ओनली, ठीक है। जब कभी भी बीम के पोर्शन हम सॉल्व, जब बीम भी कंसीडर करेंगे तो कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स बीम पे कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। तो मैंने ऐसा बीम को कंसीडर किया, ठीक है। अब बीम पे क्या लग रहा है, कोलैप्स लग रहा है, W1C, या फिर इसको मैं WC बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो कहां पे लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, और ये कुछ जो B से C है, ये B से C जो ली है वो कैसा रोटेट कर रहा है, थीटा 1 के साथ, और ये जो B से C से D है वो कैसा रोटेट कर रहा है, थीटा 1 के साथ। एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ कितना जनरेट होगा, थीटा 1 प्लस मतलब कि 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा जनरेट होगा, और यहाँ कितना डिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज डेल। मान लो मैं इसको ऐसा डेल से डिनोट कर रहा हूँ, या फिर इसको यहाँ से हम कनेक्ट कितना है, L/2, ठीक है। तो सबसे पहले लोग क्या कैलकुलेट करना है, डेल की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी देखो, L/2 into थीटा 1, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है, इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करते हैं। इंटरनल वर्क तो हमको पता है, इंटरनल वर्क कौन करता है, मोमेंट करता है, तो मोमेंट इनटू रोटेशन, ठीक है, मोमेंट इनटू रोटेशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना होगा, यहाँ पे कितना मैकेनिज्म, यहाँ पे एक MP, एक इस पॉइंट पे एक MP, और एक इस पॉइंट पे MP, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ MP into थीटा 1 प्लस MP into 2 थीटा 1 प्लस MP into थीटा 1, ठीक है। कितना आ रहा है, 2 3 4, ये आ रहा था 4 MP थीटा 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इंटरनल वर्क, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल वर्क। तो हमको पता है एक्सटर्नल वर्क कौन करता है, एक्सटर्नल वर्क करता है लोड इनटू डिफ्लेक्शन, लोड इनटू डिफ्लेक्शन, कौन सा लोड, कोलैप्स लोड। तो ये हो गया आपका WC इनटू डेल, ठीक। डेल की वैल्यू क्या है, L/2 इनटू थीटा 1, WC इनटू L/2 इनटू थीटा 1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हमको बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला लगा के या फिर उसको इक्वेशन को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इंटरनल वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, कोलैप्स लोड, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, WC इनटू L/2 इनटू थीटा 1, ठीक है, इक्वल टू 4 MP इनटू थीटा 1 से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 4 8 MP डिवाइडेड बाय L। ये था आपका बीम मैकेनिज्म के लिए, बीम मैकेनिज्म पे आपकी कोलैप्स लोड की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्वे मैकेनिज्म, ठीक है, डायरेक्ट स्वे मैकेनिज्म, ठीक है। और अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्वेस कहाँ पे आ गया, स्वे मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण जो फ्रेम में आपका क्या होगा, साइडवेज हो गया, ठीक है। कितने डिफ्लेक्शन के साथ, दैट इज डेल, ठीक है। किसके कारण, इस कोलैप्स लोड के कारण, ठीक है। इस कोलैप्स लोड के कारण आपका जो फ्रेम है वो साइडवेज मूवमेंट होने
यहाँ पे आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट हो सकता है प्लास्टिक, ठीक है। तो एक तो अपने इस पॉइंट पे जनरेट होगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे इसलिए जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे एक मैकेनिकल हिंज और मैकेनिकल हिंज में कभी भी आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट नहीं होता। तो हमको कैलकुलेट करना है एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, दैट इज EWD इज इक्वल टू कोलैप्स लोड इनटू डेल डिफ्लेक्शन। अब डेल की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या लेनी है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल इज इक्वल टू L/2 इनटू थीटा, L/2 इनटू थीटा। पुट करके इसको यहाँ पे दैट इज WC इनटू L/2 इनटू थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन। अब हमको कैलकुलेट करना है इंटरनल वर्क डन। तो इंटरनल वर्क डन कौन कर रहा है यहाँ पे, देखो मोमेंट इनटू रोटेशन। तो मैं लिख सकता हूँ इंटरनल वर्क डन इक्वल टू MP इनटू थीटा प्लस MP इनटू थीटा प्लस MP इनटू थीटा, ठीक है। तो जो मेरा इंटरनल वर्क डन आ रहा है दैट इज 3MP इनटू थीटा, ठीक है। किस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, एक तो आपका A पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, दूसरा B पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, तीसरा C पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, D पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट से कंसीडर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल हिंज है, वहाँ पे कभी भी आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट नहीं होगा, ध्यान रखने की इस बात का, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करना है मेरे को, अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का, ठीक है, इक्वेशन, और उसको इक्वेट करना है किससे, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो मैं लिख सकता हूँ WC इनटू L/2 इनटू थीटा इज इक्वल टू 3MP इनटू थीटा। यहाँ थीटा क्या कैंसिल आउट हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ WC इज इक्वल टू 6MP बाई L, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे WC आ रहा है 6MP बाई L, ध्यान रखें। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कंबाइंड मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हम बीम मैकेनिज्म और स्विंग मैकेनिज्म दोनों को कंसीडर करेंगे और साथ में दोनों लोड्स को कंसीडर करेंगे, जिसके कारण ये मैकेनिज्म डेवलप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेम तैयार करेंगे, फ्रेम तैयार करेंगे, दोनों लोड्स लगाएंगे और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है यहाँ पे बीम के ऊपर, बीम के कारण क्या होगा, आपका कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन होगा और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण इस फ्रेम पे, इस कॉलम पे क्या होगा, कुछ साइडवेज आया, कितने मोमेंट, कितने डिफ्लेक्शन का डेल, और यहाँ पे डेल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से देखने के बाद यहाँ पे कहाँ पे आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट हो सकता है। तो देखो प्लास्टिक हिंज कहाँ जनरेट होगा, एक तो आपको पॉइंट B पे जनरेट होगा, दूसरा C पे जनरेट होगा और तीसरा D पॉइंट पे जनरेट होगा, ठीक है। कहाँ जनरेट नहीं होगा, एक तो आपका E पॉइंट जो वहाँ पर ये मैकेनिकल हिंज है, और कहाँ पे जनरेट नहीं होगा, एक तो B जॉइंट पे। देखो अब B जॉइंट पे क्यों नहीं जनरेट होगा, ये समझते हैं सबसे पहले। आपका जो वहाँ पे B और B से C लिंक, कौन सा से B से C लिंक और B से A लिंक, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इस लोड के कारण क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। देखो उस WC1 लोड के कारण जो आपका B से C लिंक है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक। सेम एज इट इज WC2 के कारण आपका B से A जो लिंक है वो भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है, विद द सेम अमाउंट। तो सेम अमाउंट होने के कारण क्या हो रहा है, जो जॉइंट B है आपका यहाँ पे किसी भी तरह का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि दोनों जो लिंक है अभी भी 90 डिग्री से एंगल बना रहे हैं। जब कभी ऐसा केस आता है तो जब इस पॉइंट पे क्या होता है, जब कभी एंगल चेंज नहीं होता तो वहां पे आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि क्या, एट पॉइंट बी प्लास्टिक हिंज विल नॉट डेवलप बिकॉज लिंक BA and BC will rotate clockwise, with the same amount, hence there is no change in angle, means that is अभी भी दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक हिंज जनरेट नहीं होगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों लोड के कारण हमको क्या निकालना है, इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम क्या निकालना है, इन दोनों डेल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल हो क्या आता है यहाँ पे एल, ये डेल निकाल रहे हैं L/2 इंटू थीटा एंड ये वाले डेल की वैल्यू कितनी आएगी L/2 इंटू थीटा। ठीक है। अब देखो ये जो है आपका यहाँ पे प्लास्टिक की छात का जनरेटर मैंने बताया, एक को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे नहीं है, उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है इंटरनल वर्क। तो इंटरनल वर्क कैलकुलेट करते हैं IWD इज इक्वल टू mp इंटू थीटा प्लस mp इंटू 2 थीटा, mp इंटू 2 थीटा प्लस mp इंटू थीटा प्लस mp इंटू थीटा प्लस mp इंटू ये वाला थीटा। ठीक है। तो ये हो गया था 1 2 3 4 5। तो इंटरनल वर्क आ रहा है आपका 5 mp थीटा। ठीक है, 5 mp थीटा आ रहा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल वर्क। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो फॉर कंबाइंड मैकेनिज्म। अब क्या निकालना है हमको, एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। कौन सा लोड, इसका सारे लोड्स का हमको समेशन करना है। तो देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे WC1 इज इक्वल टू WC2। ठीक है। तो WC1 को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, सीधे इसको मैं मान लेता हूँ WC। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ WC इंटू L, WC इंटू डेल प्लस WC इंटू डेल। ठीक है। इन डेल के वैल्यू को पुट अप करेंगे यहाँ पे। तो WC इंटू मैं लिख सकता हूँ L/2 इंटू थीटा प्लस WC इंटू L/2 थीटा। ठीक है। ठीक, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू WC इंटू थीटा इंटू WC इंटू कितना हो गया आपका WC इंटू L इंटू थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 डाल। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो इसको इक्वेट करते हैं इंटरनल वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। तो आपका एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू क्या, इंटरनल वर्क। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ ये एक्चुअल में कितना है WC इंटू L इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 mp थीटा। ठीक, अब थीटा थीटा यहाँ से आकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मेरी WC की जो वैल्यू आ रही है 5 mp अपॉन L। कितनी आ गई 5 WC की वैल्यू यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट के लिए WC इज इक्वल टू 5 mp अपॉन L। ठीक, तो इस तरह से आपका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको नंबर ऑफ पॉसिबल लोकेशन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको कितना टाइप का यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म हो सकता है। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ पॉसिबल हिंज का लोकेशन दैट इज कैपिटल एन। फिर क्या करेंगे, वहाँ से कितने टाइप के यहाँ पे मैकेनिज्म डेवलप होगा, कितने नंबर ऑफ मैकेनिज्म डेवलप होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। दैट इज n इज इक्वल टू n माइनस स्मॉल आर। तो हमारा कितना है, हमारा क्या निकल जाएगा, स्मॉल है। स्मॉल एन निकलने के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमको पता चल गया कितना हमारे पास है मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म 2। पहला कौन सा, बीम मैकेनिज्म, दूसरा आपका स्वे मैकेनिज्म। ठीक है। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, बीम मैकेनिज्म कैलकुलेट किया, जिसमें हमारी कोलैप्स लोड की वैल्यू कितनी आ रही थी 8 mp अपॉन L। ठीक, उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया सेपरेटली स्वे मैकेनिज्म के लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू। तो स्वे मैकेनिज्म के लिए हमारी कोलैप्स लोड की जो वैल्यू आई थी कितनी थी 6 mp/L। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों लोड का कंबाइंड इफेक्ट को कंबाइंड लोड को कंसीडर किया। हमने क्या निकाला, कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू जो कि मेरा कितनी आ रही है 8 mp/L। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसका डायग्राम भी बनाने बोल देता है प्लास्टिक आपका। ठीक है। तो बहुत कम पूछता है, बट आपका एक बेसिक क्वेश्चन था किस टाइप से हमको चलना है, किस टाइप से हमको सॉल्व करना है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग इसका लेवल भी इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है आपको इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 मार्क्स में भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है।